According to this law, force of attraction or repulsion force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the magnitude of charge. बिल्कुल सही. Product of the magnitude of charge. It means that F is directly proportional to Q1 into Q2. Okay? F is directly proportional to Q1 into Q2. Suppose we consider two Q1 and Q2. हाँ 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 वो अभी वो अभी हम आगे बताने जा रहे हैं. अभी तो ये पहला पॉइंट है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसी का दूसरा पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. F, electrostatic force. This is inversely proportional to R square. This is the equation number 1. This is the equation number 2. Okay. It means that if a distance between the charge is very small, it means force of attraction or repulsion is very large. अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है. Then from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, directly proportional to Q1, Q2. Then for removing the sign of proportionality, we multiply with constant K. It means F is equal to K Q1, Q2 upon R square. Okay. This constant K is equal to बिल्कुल सही. K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. And this epsilon naught is called coefficient of permittivity. हाँ बिल्कुल सही. Coefficient of permittivity in free space or vacuum. Okay. Put the value of K. Then we got the result. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
Q1 Q2 upon R square. After putting the value of K, we find the electrostatic force of attraction or repulsion. This is the electrostatic force. ठीक है, ये समझ में आ गया? ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है. दिस इज ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है. ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया. इसको याद रखना. ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जाता है जब आपको क्वेश्चन में दो चार्ज दिया रहेगा और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा. ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो, you know that electrostatic force is a vector quantity. Then we represent the force in vector form. In vector form of electrostatic force. Uh, F is equal to vector 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and we multiply. You know that if any scalar quantities multiply with unit vector, convert into the vector. आप ध्यान से देखो, F तुम्हारा वेक्टर है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये स्केलर है. तो इस स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही. हाँ, बिल्कुल सही. वी कंसीडर आर एज अ यूनिट वेक्टर. हमेशा यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आर को ही यूनिट वेक्टर क्यों कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि तुमको पता है कि जब भी यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज अगर हम रखेंगे तो Q1 पॉइंट चार्ज को परपेंडिकुलर रिपल करेगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड या तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. अगर Q1 पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड रिपल करेगा, लेकिन सपोज अगर Q1 नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड उसको अट्रैक्ट करेगा. तो इट मींस पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर. पॉइंट चार्ज का डायरेक्शन प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर. ओके. और तुमको पता है कि यूनिट वेक्टर भी प्लेन के क्या होता है? वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. यूनिट वेक्टर भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना. हेलो, आवाज आ रही है? तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. इसलिए हम पोजीशन वेक्टर को एज ए यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं. वी कंसीडर द पोजीशन वेक्टर एज अ यूनिट वेक्टर. दैट्स क्लियर. अब देखो, तुमने शायद क्लास 11th में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा. यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर, हाँ, मॉड ऑफ आर, या केवल आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. हाँ, बिल्कुल सही. 1 अपॉन
q1 q2 upon r cube, and this is vector r. ओके, तो ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आ गया. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है. ठीक, अब देखो, इस पे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से देखना. ये देखो, दिस इज द प्लेन, दिस इज द y axis, and this is x axis. We consider two charge. This is q1 and this is q2. 1 माइक्रोकुलम और q2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम. ठीक है. और देखो यहाँ पे दोनों का पोजीशन वेक्टर r1 r2 दिया हुआ है. ये देखो, ओहो सॉरी, गड़बड़ हो गया. हाँ, एक मिनट. हाँ, ये देखो, ये इसका q1 का पोजीशन वेक्टर है और ये q2 का पोजीशन वेक्टर है. ओके, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r2. ठीक है. अब जरा ध्यान से देखना, और ये q1 q2 को आपस में मिलाया जा रहा है. और ये q1 q2 के बीच का ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज डेल्टा r. ठीक है. दिस इज द ओरिजिन. और अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है. मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q1 एंड q2. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन q1 एंड q2 निकल जाए. ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहे. देखो, हमें q1 q2 के बीच में फोर्स निकालना. ठीक है. फॉर्मूला तुम्हें पता है. अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू वेक्टर r. यही था फॉर्मूला. ओके, दिस r इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. r जो है ये पॉइंट a और पॉइंट b के बीच का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इस डेल्टा r को हम लोग वेक्टर r भी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है. फर्स्ट पोजीशन वेक्टर में से सेकंड पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे. हाँ, बिल्कुल सही. देखो यहाँ पे एक गलती हो गया.
मैंने तुम्हें पोजीशन दिया ही नहीं। सपोज इसका पोजीशन 1 2 3 और इसका पोजीशन है 4 5 6। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो बताओ R1 की जगह क्या पुट करेंगे? व्हाट इज R1? दिस इज 3 इंटू k कैप। और R2 की जगह बिल्कुल सही। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इज इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इज इक्वल टू -3 I कैप -3 इंटू j कैप -3 इंटू k कैप, यही आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √27। और इसको हम लोग 3√3 भी लिख सकते हैं, मीटर। ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब ये सारा वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। हाँ, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, हाँ 1/4 की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज Q1? हाँ 1 कॉलम। व्हाट इज Q2? तो 2 इंटू 10⁻⁻6। और R का मैग्नीट्यूड कितना था? तो 3√3 का क्यूब हो जाएगा। और R का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया था? -3I। हाँ बिल्कुल सही। अब इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। और ये 10⁻³ हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। और यहाँ से -3 कॉमन ले लो। I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। और ये 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है। देन दिस इज -6 I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप न्यूटन। This is the force and this is the final answer. Okay? सपोज अगर मान लो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स का, तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है देन इट इज मॉड ऑफ F। तो ये हो जाएगा -6 और इसका रूट ले लेंगे 1 का स्क्वायर। j कैप का कंपोनेंट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। और k कैप का भी 1 है। इट मींस दिस इज -6√3 न्यूटन। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे समझ में? ओके, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो देखो वेक्टर फॉर्म में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो मेरा अगला टॉपिक है
मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, या इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो अब ये होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। पहले अच्छा एक डायग्राम बना के हम समझा देते हैं। जैसे सपोज मान लो कि ये कोई एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। और इस थ्री डायमेंशनल प्लेन में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, Q1, Q2, Q3, and you know that there are n number of charge in the system। और सपोज यहाँ पे ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज दिया जा रहा है Q0, ठीक है। अब इन सारे चार्जेस को पॉइंट चार्ज से मिला दो, ठीक है। ये देखो सपोज इसको हम Q1 से मिला रहे हैं, इसको Q2 से, तो Q3 से, और ये जो n नंबर ऑफ चार्ज है इसको Qn से, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब देखो तो ये सारे जितने भी चार्ज है, सपोज Q1 जो है Q0 को रिपल कर रहा है। यू नो दैट Q0 इज पॉइंट चार्ज, Q0 पॉजिटिव है और Q1 पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो ये बताओ ये Q0 को रिपल करेगा, इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 ड्यू टू Q1, ये Q1 के चलते हैं। अब इसी तरह जरा ये बताओ Q2 भी रिपल करेगा, हाँ सारे चार्ज रिपल करेगा। और सेम इसी तरह से अगर nth चार्ज अगर हम ले डॉट 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 बना दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे चार्ज हैं। और इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्ज के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो ये देखो तो दिस इज फॉर n नंबर ऑफ चार्ज and this is the force Fn due to the n number of charge, due to the Q2 force F2, and this is due to Q3, and this is the vector force F3। It means that at the origin there are different forces are acting due to the different charges. Then we calculate the resultant force at the origin. It means that resultant force at the origin, F is equal to vector F is equal to F1 प्लस F2, पहले सबको ऐड कर देंगे,
प्लस NH चार्ज के लिए Fn, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा चार्ज है। अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो उस पॉइंट पे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज। अब सबका वैल्यू पुट कर दो। F1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा। क्यू नॉट कॉमन होगा। अब पहले वाले का हो जाएगा Q1 अपॉन R1 क्यूब इंटू वेक्टर R1। दूसरे वाले का होगा Q2 अपॉन R2 क्यूब इंटू वेक्टर R2। और इसी तरह NH चार्ज का अगर निकालेंगे माइनस, नहीं माइनस लेने की जरूरत नहीं है, एक मिनट। हाँ, तो बताओ NH चार्ज के लिए होगा Qn अपॉन Rn क्यूब। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। एंड एट द ओरिजिन, this is the net force at the origin. Okay, this is the principle of superposition. Okay, अब जब हम इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, the result, the resultant force at any point is equal to the vector sum of all different forces ओके। यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा। ओके ओके, आप देखो, अब इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चन अब हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखो मल्टीपल चार्जेस सिस्टम पे क्या होता है, एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, मल्टीपल चार्जेस सिस्टम पे केवल न्यूमेरिकल आता है। अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम तुम्हें लगवाएंगे। तो जो क्वेश्चन जो है तुमको